सच्चाई के शिखर पर चढ़ता है कोई कोई, विनय और नम्रता से पढ़ता है कोई कोई। सोया पड़ा है सारा संसार मोह नींद में, मंजिल को पाने के लिए बढ़ता है कोई कोई। जी हाँ, शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु यूनान का महान दार्शनिक। अरस्तु का समय 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। अरस्तु प्लेटो का शिष्य। अरस्तु के ग्रंथ पोइटिक्स काव्यशास्त्र, रेटारियोस भाषण शास्त्र। पोइटिक्स, रेटारियोस काव्यशास्त्र, भाषण शास्त्र। अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? प्रोफेसर ब्रूचर के अनुसार अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। प्रोफेसर मरे के अनुसार अनुकरण का अर्थ सृजना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है। अनुकरण का अर्थ प्रोफेसर मरे के अनुसार सृजना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। महत्वपूर्ण है, कला प्रकृति की अनुकृति है। शब्द किसके हैं? अरस्तु। कलाजन्य आनंद अनुकृतिजन्य आनंदी है। यह शब्द भी अरस्तु के हैं। कलाजन्य आनंद अनुकृतिजन्य आनंद ही है। अनुकरण की प्रक्रिया। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से वर्णित नहीं करता अपितु उनके युक्ति युक्त या तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। इस प्रकार मानव जीवन के लिए स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का भी बलिदान कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी अथवा यथार्थ भी हो सकता है। वस्तुतः कवि हृदय के आनंद के लिए यह परिवर्तन करता है क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। निष्कर्ष रूप में अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर्जगत तक व्याप्त है। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए इस पर बल देता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। अरस्तु के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से ही हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं को देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, यानी अनुकरण की प्रक्रिया में आनंद प्राप्त होता है। अगला है अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो सके। नाट्य काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानकर चला है।
अरस्तु है वो काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानकर चला है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा। उन्होंने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की, जबकि प्लेटो ने दर्शन राजनीति के चश्मे से उसे देखा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा और त्रास और कल्पना का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदन एवं बिंब विदायनी शक्ति से संपन्न माना। कलागत सौंदर्य को शिवत्व में अधिक महत्व प्रदान किया। प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था उसे अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, अपितु उसने काव्य को दर्शन एवं नीति की चंगुल से मुक्ति दिलाई। अरस्तु के अनुकरण में अंतश्चेतना को कम महत्व दिया गया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतश्चेतना को कम महत्व दिया गया है। अरस्तु कला को व्यक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानता है। अरस्तु कला को व्यक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानता है। गीति काव्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। गीति काव्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। विरेचन शब्द का मूलतः कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है। विरेचन शब्द मूलतः कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है रेचन, परिशुद्ध या निष्कासन। यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को मनुष्य से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया विरेचन कहलाती है। साहित्य में विरेचन को लागू करने का श्रेय भी अरस्तु को ही है। महत्वपूर्ण है, साहित्य में विरेचन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय किसे है? अरस्तु को। अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों की मीमांसा की। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो वे हानिकारक होते हैं। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो वे हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को विकास का अवसर मिल जाता है। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं के बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत कर देती है। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो वे हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिल जाता है। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं के बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत करती है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। आधुनिक काल में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की भांति वर्ड्सवर्थ ने भी प्रकृति निरीक्षण से कविता की ओर झुकाव को व्यक्त किया है। वर्ड्सवर्थ ने परंपरागत काव्य भाषा एवं काव्य शैली का तीव्र विरोध किया। वर्ड्सवर्थ ने कविता के लिए स्वाभाविक एवं प्राकृत भाषा का जोरदार समर्थन किया। वर्ड्सवर्थ कृत्रिमता के स्थान पर सरलता को शैलीगत सौंदर्य मानते हैं। उन्होंने कृत्रिम भाषा को त्याग कर सरल भाषा पर बल दिया।
वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण जीवन की दैनिक बोलचाल की भाषा का काव्य में प्रयोग करने का समर्थन किया। वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण जीवन की दैनिक बोलचाल की भाषा का काव्य में प्रयोग करने का समर्थन किया। वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की। वर्ड्सवर्थ ने गद्य और पद्य में समान भाषा के प्रयोग की वकालत की। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल भावावेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते थे। प्रबल भावों की भाषा स्वतः ही भव्य, सजीव एवं चित्रात्मक होगी। वर्ड्सवर्थ यद्यपि छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते, तथापि छंद की महिमा एवं शक्ति को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हिंदी साहित्य में भी अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। धन्यवाद।